अस्सलाम वालेकुम। आज हम बजटिंग के एक और चैप्टर को कवर करेंगे जिसका नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सबसे पहला टॉपिक है क्रेडिट पीरियड। इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता देता हूँ। एक बिजनेस है या एक ये समझ लें एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है। एक ऑफिस या एक बैंक उस कंपनी को अप्रोच करती है कि मुझे फला फला फर्नीचर्स चाहिए अपनी ऑफिस के लिए, बहुत सारे टेबल्स और ये सब कुछ चाहिए, तो आप मुझे ये बना के दे दें। मैं इसकी पेमेंट आपको फॉर एग्जांपल कुछ अर्से के बाद करूँगा। दोनों कंपनीज, दोनों ये फर्नीचर बनाने वाले भी और बैंक के ऑफिस जो है जिसको ये फर्नीचर चाहिए, दोनों आपस में डिसाइड करेंगे और आपका फर्नीचर वाला कह देगा कि भाई अगर आप इतना इतना फॉर एग्जांपल फर्नीचर लेते हो तो मैं आपको है ना 2 महीने का टाइम देता हूँ, आप पेमेंट जो है ना वो 2 महीने के बाद पे कर दीजिएगा, अभी मैं आपको फर्नीचर दे देता हूँ। तो ये 2 महीने का जो टाइम होता है ये कहलाता है क्रेडिट पीरियड। ठीक है, द टोटल लेंथ ऑफ टाइम अ सेलर ग्रांट्स, सेलर यहाँ पे कौन था? फर्नीचर बनाने वाली कंपनी। ग्रांट्स आ बायर जो ऑफिस या आपकी बैंक थी टू पे फॉर समथिंग दे हैव परचेज्ड इज कॉल्ड अ क्रेडिट पीरियड। ठीक है, अब क्रेडिट पीरियड क्यों देते हैं, इसका बेसिकली रीजन क्या होता है? ठीक है, सबसे पहली बात है अगर आपको कोई नया कस्टमर हो तो उसके लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है कि इमीडिएटली आपको पेमेंट नहीं देनी पड़ती। दूसरा ये है कि इसमें कैश फ्लो का बहुत ज़्यादा मसला होता है कि अगर कंपनी या आपका बैंक या जो भी है वो अगर इनिशियली बहुत सारी पेमेंट एक साथ कर देती है तो उनको भी अपने कैश फ्लोज में इश्यू होता है। तीसरा ये है कि जो कंपनी क्रेडिट पीरियड ज़्यादा देती है, लोग जाहिर सी बात है उसको अप्रोच करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा देर से पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसलिए क्रेडिट पीरियड ऑफर किया जाता है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। पहला ये है रिस्क ऑफ लेट पेमेंट, आपको बहुत ज़्यादा देर से वो पेमेंट दे और पॉसिबल ये है कि वो डिफॉल्ट हो जाए और आपको पेमेंट ना भी करे, तो ये इसका ड्रॉबैक होता है। ठीक है, अब क्रेडिट पीरियड मेंशन कैसे होता है? मोस्टली क्रेडिट पीरियड जो आपका मेंशन होता है वो इस तरीके से होता है कि नेट फॉर एग्जांपल 60। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपके इनवॉइस पे जो डेट लिखी हुई है उसके बाद आपके पास 60 दिन है अपनी पेमेंट को देने के लिए, आपको पूरी पेमेंट करनी है 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, कुछ ऐसे भी आपने देखा होगा कि लिखे हुए होते हैं। ठीक है, नेट 60। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी, वरना आपको 60 दिन के अंदर अंदर इसकी पेमेंट करनी है। ठीक है, ये क्रेडिट पीरियड इस तरीके से होते हैं। यहाँ तो सिंपल आपको कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं किया जाएगा और सिंपली बता दिया जाएगा कि आपको 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, जब भी आप करना चाहें कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि आपको डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, पहले उसमें लिखा हुआ होता है डिस्काउंट और दूसरे उसमें ये स्लैश के बाद लिखा होता है कितने दिनों के अंदर आपने पे करना है। अगर उतने दिनों में आपने पे कर दिया तो आपको डिस्काउंट मिलेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है, वरना आपको उतने दिन में पूरी पेमेंट करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू। ईओक्यू बेसिकली होता क्या है ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। आपने देखा होगा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है हमेशा अपने रॉ मटेरियल्स मंगाती है। ठीक है, तो वो क्या करती है अपने हिसाब से रॉ मटेरियल्स मंगाती है और इस तरीके से मंगाती है कि ना रॉ मटेरियल्स आपके ज़्यादा मंगा दें ना कम हो जाए, क्योंकि कम होगी तो मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी और ज़्यादा होगी तो यकीनन मुख्तलिफ आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट होगी। ठीक है, तो वो जो क्वांटिटी स्पेसिफिक क्वांटिटी मंगाते हैं इस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए उसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, हाउ मेनी यूनिट्स अ बिजनेस मस्ट ऑर्डर at a specific time in order to minimize its inventory cost। ठीक है, ये होता है आपका ईओक्यू। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से, जैसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग की बार बार एग्जांपल देता हूँ, एक बेकरी की एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। अब बेकरी वाला क्या होता है, वो अपने जो काउंटर पे होता है मुख्तलिफ केक्स पेस्ट्रीज वगैरह सब कुछ रखता है, बिस्किट्स वगैरह सब कुछ होता है। अगर उसने जो ये वाले आइटम्स हैं वो सही से नहीं मंगाए होंगे तो उसके पास शॉर्ट पड़ जाएंगे और लोग डिसअपॉइंट होंगे, उसके कस्टमर्स उससे डिसअपॉइंट होंगे, वो अगली दफा शायद ना भी आए। ठीक है, और अगर उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगा दी तो ये चांस होगा कि वो बिके ही नहीं और ख़राब हो जाए। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी मंगानी पड़ती है अपने रॉ मटेरियल्स की या अपने आइटम्स की, ताकि आपको ना इन्वेंट्री कॉस्ट पड़े और ना आपकी चीज़ ख़राब हो जाए। अब इन्वेंट्री कॉस्ट से यहाँ मुराद दो कॉस्ट होती है, एक होल्डिंग कॉस्ट जिसे हम स्टोरेज कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और एक आपकी होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट से मुराद ये है फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत सारा रॉ मटेरियल मंगा दिया तो हो सकता है आपको उसके लिए, अगर बड़ा बिजनेस हो तो कोई वेयर हाउस आपको लेना पड़े, अगर छोटा सा आपका कोई बिजनेस हो तो कोई कमरा या कोई जगह आपको लेनी पड़े, तो उस जगह की आपको रेंट देना पड़ेगा, हो सकता है आपको इंश्योरेंस करवाना पड़े।
ठीक है। तो ये सब आपका कॉस्ट लग रहा है, इसको कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट। और ऑर्डरिंग कॉस्ट ये होती है कि आप जब भी कोई ऑर्डर किसी चीज का प्लेस करते हैं तो हो सकता है उसमें आपको पेपर वर्क आपका इन्वॉल्व हो, आपकी शिपिंग फीस इंक्लूड हो, आपके स्टाफ का टाइम जाएगा, तो ये सारी चीजें आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आती है। ठीक है, तो ये आपकी दोनों कॉस्ट हो गई, एक हो गई आपकी होल्डिंग कॉस्ट और दूसरी आपकी हो गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ये आपका हो गया अंडर रूट, ठीक है, 2, ये ओ जो है बेसिकली आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, एस जो है ये यूसेज कहलाता है। ठीक है, यूसेज पर ईयर या यूसेज पर जो भी आपको टाइम पीरियड दिया हुआ हो। ठीक है, और सी डिवाइडेड बाय सी होते हैं, सी बेसिकली आपका कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट आ गए। मैंने वही आपके सिंबल्स यूज किए हैं जो आपके स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, वरना आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं बेकरी की। बेकरी सेल्स 10,000 पैकेट्स ऑफ कुकीज पर ईयर। तो क्या बात हुई, पर ईयर में कितना यूजेज है, 10,000 का। तो यहाँ पे आपका एस क्या हो गया, 10,000 का हो गया। ठीक है, प्लेसिंग इन ऑर्डर कॉस्ट यू ₹20, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो गया, 20 हो गया। होल्डिंग अ पैकेट ऑफ कुकीज इन इन्वेंट्री फॉर अ ईयर कॉस्ट यू इतना, तो ये कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट हो गई। तो इसको कैसे करेंगे, अंडर रूट, ठीक है, 2 इंटू 20, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका 20 हो गया और यूजेज आपका क्या है, 10,000 है, एस यूजेज आपका शो करता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 0.1, ये आपकी पूरी वैल्यू आ जाएगी 632.45। अब पॉइंट्स में नहीं होता तो आप यूनिट्स कितने मंगाओगे, 633 मंगाओगे। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर हो गया। हमेशा एक चीज याद रखा करें कि आपका जो पीरियड हो ना वो सेम हो, जैसे यहाँ पे भी ईयर बताया हुआ था और यहाँ पे भी आपका ईयर बताया हुआ था। अगर इन केस यहाँ पे मंथ दिया हुआ होता तो आपको इसको, इस वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ता है ईयर बनाने के लिए। ठीक है, आगे वाला सवाल देखते हैं क्या है। सपोज दैट यूजेज ऑफ एन इन्वेंट्री आइटम इज 2000, इनके एस आपका ये हो गया। ड्यूरिंग अ 100-day प्लानिंग पीरियड ऑर्डरिंग कॉस्ट आर इतना पर ऑर्डर, वो आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, एंड कैरिंग कॉस्ट आर 10 पर यूनिट पर 100 डेज। देखा, इसमें भी पीरियड और ये वाला पीरियड आपके पास सेम है, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसका किस तरह से बनाएंगे, ये आपका हो जाएगा ये होल अंडर रूट 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी, 100 है, यूजेज आपके पास कितना है, 2000 है, और डिवाइडेड बाय आपके पास कितना हो जाएगा, कितना है, 10 है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 200 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया क्वांटिटी का कि एक वक्त क्वांटिटी कितनी मंगानी है। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि क्वांटिटी कितनी मंगानी है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कब मंगाना है। तो चलो आगे देखते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है लीड टाइम। देखिए, लीड टाइम का मतलब ये होता है कि वो टाइम जब आपने किसी चीज को ऑर्डर दिया और वो चीज आपके पास आ गई, क्योंकि आप किसी चीज को ऑर्डर देते हैं तो फटाफट तो कोई चीज नहीं आ सकती ना, उसका भी एक टाइम पीरियड होगा। तो ऑर्डर देने से लेकर आपके पास तक जब तक वो आएगा, इसको लीड टाइम कहते हैं। ऑर्डर पॉइंट क्या होता है, ऑर्डर पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपको ऑर्डर दे देना है, अगर इससे आपने लेट किया तो आपके पास शॉर्टेज हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, लीड टाइम इनटू डेली यूजेज। अब मैं ग्राफिकली भी आपको समझा देता हूँ। जैसे देखें, आपने 200 यूनिट ऑर्डर किए। ठीक है, अब आपने एक दफा देखा कि आपके 10 दिन के अंदर अंदर ये डेज हैं, तो ये यूनिट्स हैं। ठीक है, ये आपके यूनिट्स हो गए और ये आपके सारे डेज हैं। अब आपने देखा 10 दिन के अंदर अंदर आपके ये सारे खत्म हो गए, तो आपको पता है 200 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो पर डे आपके 20 यूनिट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे आपका लीड टाइम क्या है। अब आपको पता चल गया लीड टाइम भाई आपके 5 दिन है, तो आप क्या करोगे, आपको ऑर्डर पॉइंट क्या हो जाएगा, लीड टाइम यानी कि 5 इंटू पर डे यूजेज। डेली यूजेज कितना है जो हमने यहाँ से निकाला है 20, तो 5 इंटू 20 ये आपका हो गया ऑर्डर पॉइंट 100। ठीक है, ऑर्डर पॉइंट आपका हो गया 100। तो 100 पे हमने, जब आपके पास 100 यूनिट्स बचे हुए होंगे, चाहे आपने कितने भी मंगाए 200 300 जितने भी आप मौजूद है, लेकिन जब आपके पास 100 यूनिट्स रह जाएंगे तब आप उसका ऑर्डर मंगा देंगे, ताकि ये चीज़ जीरो होने से पहले पहले आपके पास ये आइटम्स आ जाए और आपका शॉर्टेज ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। बस इस चैप्टर में यही चीज़ें थी। ठीक है, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारे पास सवाल क्या है, ये एक कंपनी है फिल्टर बनाने की। ठीक है, ये क्या करती है, it buys its filters from several manufacturers
फिल्टर्स आर ऑर्डर इन लॉट साइज ऑफ 1000, ठीक है, 1000 के लॉट साइज में मंगाए जाते हैं। ईच ऑर्डर कॉस्ट इतना, इनके वो आपके पास कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। डिमांड फ्रॉम रिटेल स्टोर इज 20,000 फिल्टर्स पर मंथ, ठीक है, 20,000 है और लॉट्स, एक लॉट में कितना है, 1000 है, तो आपको कितना हो जाएगा, यूजेज कितना हो जाएगा, 20,000 और एक लॉट में कितना है, 1000 है, तो आपके पास एस कितना हो जाएगा, 20 होगा, ठीक है। और आपके पास कैरिंग कॉस्ट कितनी है, कैरिंग कॉस्ट आपकी 0.1 और फिल्टर है, ठीक है, ठीक है। हमें मंगाने कितने, एक वक्त में 1000 मंगाने, तो हम कैरिंग कॉस्ट किस तरह से निकालेंगे, कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट 0.1 एक फिल्टर की, और एक वक्त में हम कितने मंगाते हैं, 1000 मंगाते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 100, ठीक है। ये हमारे पास डेटा हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले वाले में उसने हमसे क्या कहा हुआ है, what is the optimal order quantity with respect to so many lot sizes, that is what multiple of 1000 units should be ordered, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है। EOQ का क्या फॉर्मूला था, टोटल अंडर रूट 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट यूजेज डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। हमने देख लिया ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास 40 था, यूजेज हमने जब डिवाइड किया था हमारे पास 20 आया और कैरिंग कॉस्ट हमारे पास 100 आया। यही चीज़ देख लिया हमने कि हमारे पास 40 है, एस हमारे पास 20 आया और सी जो है हमारे पास 100 आया, ठीक है। तो इसको जब हम लोग पूरा इसमें सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4000 यूनिट लॉट, क्योंकि इसका आंसर आपका 4000 है, लेकिन उसने क्या कहा था, एक में 1000 आएंगे, तभी क्या यहाँ पे 4 आया, ठीक है। पार्ट बी देख लेते हैं, व्हाट वुड बी द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी इफ द कैरिंग कॉस्ट वर कट इन हाफ टू 0.05, यानी कि कैरिंग कॉस्ट आपकी कह रहा है हाफ हो जाएगी, तो पहले में 100 थी, कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। बाकी पूरा डेटा सेम है, बस कैरिंग कॉस्ट आपकी 100 की जगह 50 कर दी, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ गया। अब 5.66 तो नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, 6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब पार्ट सी देख लेते हैं क्या करना है, What would be the optimal order quantity if ordering cost were reduced to 10? अब ordering cost वो आपको कह रहा है 40 की जगह 10 कर दो, ठीक है। बाकी डेटा वही पहले वाले से सेम रहेगा, 2 यहाँ पे 20 यहाँ पे 100, सिर्फ आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट जो 40 था अब वो 10 हो जाएगा, तो वही हमने सॉल्व किया उसी तरह से, तो ये आपके पास 2 आंसर आ। बस इस क्वेश्चन में यही करना था, कितना आसान था, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपने किस तरीके से डेटा बनाया, ये जो डेटा बनाया था ना ये जरूरी होता है, ठीक है। पीरियड आप देख लिया करें, जैसे यहाँ पे पीरियड तो सेम ही थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, उसने यहाँ पे आपको बोल दिया एक फिल्टर का इतना कैरिंग कॉस्ट है, लेकिन मंगाना एक वक्त में कितने 1000 है, तभी मैंने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे भी ये कह रहा था कि 20,000 फिल्टर्स पर मंथ से, लेकिन वो क्या कह रहा था, 1000 के यूनिट्स में मंगाने, तभी मैंने इसको डिवाइडेड बाय 1000 किया, ये डेटा बना लिया, फॉर्मूले में पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसका आखिरी सवाल देख लेते हैं, टू रिड्यूस प्रोडक्शन स्टार्टअप कॉस्ट, एक कंपनी है में मैन्युफैक्चर लॉन्गर रन्स ऑफ द सेम ट्रक, ठीक है, एस्टिमेटेड सेविंग्स फ्रॉम द इंक्रीज इन एफिशिएंसी आर इतना, ठीक है। ये एक नया प्रोसेस करना चाह रहे हैं जिसमें उनको जो सेविंग्स होगी ना वो इतनी होगी पर ईयर, ठीक है। हाउएवर इन्वेंट्री टर्नओवर वुड डिक्रीज फ्रॉम 8 टाइम्स अ ईयर टू 6, इन्वेंट्री टर्नओवर जो होती है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 8 से डिक्रीज होके 6 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कितनी है, 48 मिलियन है, ठीक है। इफ द रिक्वायर्ड बिफोर टैक्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15%, अगर हम ये कहीं और पे इन्वेस्टमेंट करें इन्वेंट्री की जगह और उस पर हमारे रिटर्न 15% मिले, तो अब आप बताएं कि ये हमें न्यू प्रोडक्शन प्लान जो है या न्यू प्रोसेस है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, ठीक है। हमारे पास ये था, इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री वहाँ चला जाएगा और इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, ओल्ड वाला जो केस था, पुराने केस में आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर कितना था, 8 था, इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसने 48 मिलियन आपको दी हुई है, ये भी, ठीक है। और उसने कहा है इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो आपका 8 से 6 हो जाएगा, पुराने में आपके पास 8 था और नए केस में आपके पास 6 हो गया। जब 48 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 6 मिलियन की इन्वेंट्री आ रही है, और जब 48 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 8 मिलियन की इन्वेंट्री आ रही है। यानी कि आपकी अब नए प्रोसेस में क्या हो रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर तो आपका कम हो रहा है, लेकिन इन्वेंट्री आपकी बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 2 मिलियन बढ़ रही है। हम को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
2 मिलियन, इनके नए प्लान या नया प्रोसेस हम जो कर रहे हैं उसके लिए 2 मिलियन की इन्वेंट्री चाहिए। अब ऊपर उसने क्या कहा था कि अगर आप ये सोचें, आपके जो ये पैसे एडिशनल आप इन्वेंट्री पे खर्च कर रहे हो, अगर आप कहीं और लगाते हो तो उस पर आपको 15% का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ये कर लेते हैं कि अगर हम ये 2 मिलियन की अमाउंट, ठीक है, ये 2 मिलियन की अमाउंट अगर हम बाहर कहीं लगाते हैं और उस पर हमें 15% का रिटर्न मिलता है, तो 2 मिलियन का 15% हमारा क्या हो जाएगा, 0.3 मिलियन हो जाएगा। यानी कि ये 2 मिलियन जो है वो हम इन्वेंट्री पे लगाने की जगह अगर बाहर किसी इन्वेस्टमेंट में लगाएं तो हमें 0.3 मिलियन का फायदा होगा। और ऊपर उसने क्या कहा था, इस नए प्रोसेस में हमारे पास 260,000 पर ईयर का फायदा हो रहा है। 260,000 हमारे पास कितना होता है, 0.26 मिलियन हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर नया प्रोसेस फॉलो करने में हमें इतना फायदा हो रहा है, और अगर हम ये चीज़ फॉलो नहीं करते और ये पैसे जो हैं हम कहीं और बाहर इन्वेस्टमेंट में करते हैं तो हमें 0.3 मिलियन का फायदा होगा। इसका मतलब हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें अब नुकसान हो जाएगा। मैं दोबारा इस सवाल को समझा देता हूँ, ठीक है। एक कंपनी एक प्रोसेस करती है, ठीक है, वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाह रही है, ठीक है, तो वो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उसने कहा है कि मैं इन्वेंट्री टर्नओवर को इम्प्रूव कर देता हूँ, 8 से 6 कर देता हूँ, ठीक है, और उसकी वजह से मेरी जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ वो ये है कि पर ईयर मुझे 0.26 मिलियन का फ़ायदा होगा। वो ये एस्टिमेट कर रहा है कि जब मैं इन्वेंट्री टर्नओवर को इम्प्रूव कर रहा हूँ तो मेरी इन्वेंट्री भी बढ़ रही है, मुझे अपने पैसे इन्वेंट्री में ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो यही देख रहा है कि जो जितने पैसे मैं ज़्यादा लगाऊंगा इन्वेंट्री में, अगर बाहर मैं किसी इन्वेस्टमेंट में लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स में लगाता हूँ, कहीं म्यूचुअल फंड्स में लगाता हूँ, रियल एस्टेट में लगाता हूँ, कहीं भी लगाता हूँ, तो एस्टिमेट मुझे पर ईयर 15% उसका रिटर्न मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमने देख लिया कि भाई दोनों में देख लिया हमने इन्वेंट्री का क्या डिफरेंस आ रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ाने से तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 मिलियन की इन्वेंट्री, उसको ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, और वो पैसे जो है वो अगर बाहर इन्वेस्ट करता तो उसको 0.3 मिलियन का रिटर्न होता। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये ज़्यादा है बनिस्बत इसकी एफिशिएंसी के जो वो नए प्रोसेस से उसको मिलने वाला है। इसलिए हम ये कहेंगे कि हम ये न्यू वाला प्लान फॉलो नहीं करेंगे, पुराना प्लान ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। जो प्लान चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है उसको चलने दो, और ये जो पैसे आपके पास बच रहे हैं इस पैसे को बाहर इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला लेक्चर ख़त्म होता है। ये बहुत आसान टॉपिक है लेकिन अक्सर इसमें से कुछ MCQs वगैरह आ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।